डोडो टीवी। रात का समय था। 12 बजने में बस कुछ ही समय बचा था। टैक्सी ड्राइवर रंजीत भागता हुआ टैक्सी स्टैंड में आया और अपनी टैक्सी में बैठ गया। रंजीत बहुत जल्दी में था। उसे इतनी जल्दी में देख वहाँ पास ही खड़े उसके एक साथी ने पूछा, अरे क्या चचा, पूरे दिन तो तुम्हारी टैक्सी खड़ी रही और अब घर जाने के टाइम पे टैक्सी चलाने आए हो। तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आता चचा। तुम्हारे लिए क्या सूरज रात में निकलता है? हाँ भाई, बस यही समझ लो। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे एक ऐसी सवारी मिल गई है जो ठीक रात 12 बजे पुराने कब्रिस्तान के सामने खड़ी रहती है। मुझे उसे बस 1 किलोमीटर दूर बंगला नंबर 104 में छोड़ना होता है, जिसके बदले वो मुझे 5,000 रुपए देती है। क्या कहा चाचा? 1 किलोमीटर के 5,000 रुपए? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने पैसे तो मैं पूरे हफ्ते में भी नहीं कमा पाता हूँ। अरे मैं क्यों मजाक करने लगा भाई। बस उसकी कुछ शर्तें हैं जो मुझे माननी पड़ती हैं। पहली ये कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना है, और दूसरी ये कि उससे कोई सवाल नहीं पूछना है। अगर मैंने उसकी ये शर्तें नहीं मानी तो मेरे साथ बुरा हो सकता है, लेकिन मुझे उसके चेहरे से क्या पड़ी। मुझे तो बस पैसों से मतलब है, इसलिए मैं उसकी मंजिल पर छोड़कर पैसे लेकर वापस आ जाता हूँ। ठीक है भाई, तुम घर जाओ, मैं चलता हूँ। मेरी सवारी आने का वक्त हो गया है। रंजीत अपनी टैक्सी लेकर निकल गया। फिर अगली सुबह बंगला नंबर 104 के सामने पुलिस को एक लाश मिली जो पूरी तरह कुचली हुई थी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि वो लाश टैक्सी ड्राइवर रंजीत की थी। रंजीत की मौत इतनी रहस्यमयी थी कि पुलिस भी उसकी मौत की वजह का पता नहीं लगा पाई। कुशल को भी रंजीत चाचा की मौत का दुख हुआ, लेकिन फिर उसे रंजीत चाचा की वो बात याद आई। रंजीत चाचा तो अब नहीं रहे, तो उनकी वो सवारी को आज किसी दूसरे टैक्सी ड्राइवर की जरूरत तो होगी ही। तो क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। ये सोचकर कुशल रात होते ही अपनी टैक्सी लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। रास्ता बड़ा ही सुनसान था। तभी उसे कब्रिस्तान के सामने एक लड़की काले कपड़े पहने खड़ी हुई दिखाई दी। अंधेरे में उस लड़की का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है यही वो लड़की है, लेकिन रंजीत चाचा ने कहा था कि इस लड़की की शक्ल नहीं देखनी है। कुशल ने सबसे पहले कार का रेयर व्यू मिरर कपड़े से ढक दिया और खुद भी उस लड़की से मुंह फेर लिया। कुशल ने टैक्सी ले जाकर उस लड़की के पास खड़ी कर दी और बोला, मैडम, आप जरूर रंजीत चाचा की टैक्सी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि कल रात उनकी किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है, इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ। मुझे उन्होंने आपकी सारी शर्तें बताई है। मुझे आपका चेहरा नहीं देखना है और आपसे कोई सवाल नहीं करना है, और आपको बंगला नंबर 104 में छोड़ना है। कुशल की बात सुनकर वो लड़की उसकी टैक्सी में आकर बैठ गई। कुशल ने टैक्सी स्टार्ट की और बंगले की तरफ चल पड़ा। मैडम, बुरा न माने तो आपसे एक सवाल करूं? आप हर रोज कब्रिस्तान क्यों आती हैं? तुम शर्त भूल रहे हो। चुपचाप गाड़ी चलाओ। माफ करना मैडम, वो क्या है ना कि टैक्सी चलाते वक्त सवारियों से बातें करने की आदत सी हो गई है, लेकिन मैं ये आदत बिल्कुल बदल दूंगा। इतने में टैक्सी बंगले तक पहुंची। उस लड़की ने कुछ बोले बिना ही 5,000 रुपए कुशल की तरफ आगे किए। वो पैसे देखकर कुशल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कुशल ने पैसे लिए, फिर वो लड़की टैक्सी से उतरकर बंगले की तरफ चल दी। कुशल भी अपनी टैक्सी लेकर घर चला आया। कुशल शहर में एक किराए के घर में अपने छोटे भाई पवन के साथ रहता था। पवन शहर में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। पवन, ये ले 5,000 रुपए। तुझे कॉलेज की फीस भरनी थी ना? ये क्या भैया, मैंने आपको मना किया था ना कि किसी से पैसे उधार मत लेना, फिर भी आपने उधार क्यों लिया? अरे पवन, ये पैसे मैंने उधार मांगकर नहीं लिए हैं, ये तो मेरी आधे घंटे की कमाई है। कुशल ने पवन को सारी बात बताई। दोनों भाई के तो जैसे खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। कुशल हर रात उस लड़की को कब्रिस्तान से उस बंगले तक छोड़ता।
और पैसे लेकर घर चला आता। कुछ ही दिनों में उसके पास काफी सारे पैसे जमा हो गए। फिर एक रात अचानक कुशल की तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन फिर भी कुशल अपना काम करने जाने लगा। तभी पवन ने उसे रोका और कहा, भैया आपकी तबीयत बहुत खराब है, आज आप काम पर मत जाइए, आपकी जगह मैं काम पर चला जाता हूँ। फिक्र मत कीजिए, मुझे सारी शर्तें पता है, मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा। ठीक है पवन, लेकिन याद रखना, गलती से भी उस लड़की का चेहरा मत देखना। मेरे भाई, उसका चेहरा बिल्कुल मत देखना। हाँ भैया, मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ। पवन टैक्सी लेकर निकल गया। वो कब्रिस्तान पहुंचा और उस लड़की से अपना मुंह फेरकर उसके पास टैक्सी खड़ी कर दी। पवन ने सबसे पहले कार का रेयर व्यू मिरर कपड़े से ढक दिया। फिर बोला, मैडम, आज मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ। मुझे आपकी सारी शर्तें मालूम है। ये सुनकर वो लड़की पवन की टैक्सी में बैठ गई। पवन उस लड़की को उसकी मंजिल तक ले गया। मंजिल को देखकर पवन एक पल के लिए चौंक सा गया। बंगला नंबर 104 को देखकर पवन को जैसे कुछ याद आ गया हो, मगर इतने में ही वो लड़की गाड़ी से नीचे उतर गई। उस लड़की ने पवन को पैसे भी नहीं दिए। तभी पवन ने कार से उतरकर उसे रोका। मैडम रुकिए, शायद आप मुझे पैसे देना भूल गई हैं। ये सुनकर जब वो लड़की पवन की तरफ पलटी तो पवन उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। देखते ही देखते उस लड़की का चेहरा भयानक हो गया। उसके सिर के बाल सांपों की तरह हवा में उड़ने लगे। वो पूरी तरह से एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और अपने हाथ लंबे कर अपने धारदार पंजे पवन के आर पार घुसा दिए। फिर वो चुड़ैल बंगले के अंदर चली गई। सुबह पुलिस को पवन की लाश मिली। वो बुरी तरह कुचली हुई थी। कुशल को अपने भाई की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था, लेकिन फिर भी वो उस सवारी को लेने टैक्सी लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। वो उस लड़की को अपनी टैक्सी में बिठाकर ले जाने लगा। कुशल रोता हुआ उस लड़की से बोला, मैडम मुझे पता है मेरे भाई ने जरूर आपका चेहरा देख लिया होगा, इसलिए उसकी जान गई। मैंने तो उसे बहुत समझाया था, लेकिन वो मेरी एक नहीं माना। तुम्हारा भाई मेरा चेहरा देखने की वजह से नहीं मरा, उसने इससे भी बड़ी गलती की थी। कुछ दिन पहले समीरा बंगला नंबर 104 में रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी, पवन भी उसी कॉलेज में था। पवन ने पैसों की लालच में समीरा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक रात पवन समीरा के बंगले से पैसे चुराकर भाग रहा था। तभी समीरा ने उसे देख लिया। तब गुस्से में पवन ने समीरा पर एक डंडे से वार किया और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब का समय। तब से मैं उसकी तलाश में थी कि वो एक न एक दिन रात में बंगले में और पैसे लेने जरूर आएगा। आखिरकार मैंने उससे अपना बदला ले ही लिया। ये कहकर चुड़ैल गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल गई। कुशल अपने भाई के किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ।